धन्यवाद डॉक्टर ब्रजेश। संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया के शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय परंपरा विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध कॉलेज के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर वाचस्पति द्विवेदी, हमारे परम प्रिय और इस महाविद्यालय के प्रबंधक श्री अशोक मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आर.पी. पाठक जी संभवतः संबद्ध हो चुके हैं, प्रोफेसर आर.पी. शुक्ला जी, प्रोफेसर लतिका शर्मा जी, इस महाविद्यालय के ही को कन्वेनर इस कार्यक्रम के डॉक्टर भूपेश, डॉक्टर विवेक मिश्रा, इस महाविद्यालय के सभी यशस्वी और दक्ष शिक्षकगण, शिक्षिकागण, इस महाविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और जो लोग भी इस समय इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, वे सभी प्रतिभागी के रूप में, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में या चाहे जिस किसी भी रूप में, मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि इस समय मैं आप सभी से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध हूँ, उस परिवार से जहाँ से मेरी अकादमिक यात्रा आरंभ हुई। आप लोगों को देखने का सुख मुझे मिल रहा है और इस सुख को मैं शब्दबद्ध नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि शब्दबद्धता में थोड़ी भावना बहेगी और विषय से हटना होगा। आप लोग खूब आगे बढ़ें, ये मेरी शुभकामना है। जहाँ तक इस विषय का प्रश्न है, भारतीय परंपरा और नई शिक्षा नीति, पहली बार एक समग्र शिक्षा नीति का प्रणयन हुआ जो क्रियान्वयन के स्तर पर है और निश्चित रूप से इसके माध्यम से संपूर्ण भारत में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। कारण इसमें जड़ से जगत तक जोड़ने का विधान है, आधार से आकाश तक पहुंचने का विधान है और शून्य से शिखर तक जाने का विधान है। ऐसा इसलिए है कि इसमें भारतीय पुरातन परंपरा को अधुनातन ज्ञान विज्ञान से जोड़ने की व्यवस्था है। यह शिक्षा नीति सनातनता, सामयिकता और आधुनिकता के बीच में एक सेतु है, एक सूत्र है। वह सूत्र जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र को एक में जोड़ता है और इस राष्ट्र को राष्ट्रों की दुनिया में महत्वपूर्ण बनाता है। पहले हम विश्व गुरु थे, इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम पुनः विश्व गुरु बनेंगे। ऐसी इसमें पहल है, ऐसी इसमें व्यवस्था है और ऐसे इसके सूत्र हैं। इसलिए हम सभी को इसका ध्यान रखते हुए निरंतर अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। पहली बार शिक्षा नीति में भारतीय कला कौशल को स्थान मिला, लोक भाषा को स्थान मिला, लोक नीति को स्थान मिला और लोक साहित्य को स्थान मिला। अर्थात पूरी भारतीयता इस शिक्षा नीति में समाहित है। इसीलिए कहते हैं कि इसका जो स्वरूप है वो वैश्विक है और इसकी आत्मा पूर्णतः भारतीय है। भारतीय होना अर्थात मनुज होना, हमारी नीति ही है मनुष्यता की। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि मनुष्य से मानवता तक पहुँच इस शिक्षा नीति के माध्यम से संभव हो सकेगा। इसके कई फलक हैं, बहुधा आप लोग सुन भी रहे होंगे और इस पर कार्यक्रम भी कर रहे होंगे। पहली बार प्राथमिक पाठशाला से लेकर अनुसंधान शाला तक अर्थात विश्वविद्यालय तक एक समन्वित समेकित नीति बने, इसका ध्यान रखा गया है और इस नीति के माध्यम से जो जिज्ञासु है, विद्यार्थी है, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण पल्लवन हो। हमारा समाज जिन मूल्यों के नाते जाना जाता है, सहयोग, समन्वय, सहिष्णुता, सदाशयता, संवेदनशीलता, ये सारे मूल्य और ज़्यादा प्रखर हों और ज़्यादा व्यावहारिक हों और ज़्यादा आदर्श की तरह औरों को प्रभावित करें, इसका ध्यान इस शिक्षा नीति में रखा गया है। पहली बार यह विधान किया गया है कि आंगनबाड़ी से लेकर और विश्वविद्यालय तक एक विश्व संदर्भ को ग्रहण करते हुए शिक्षा नीति बने जिसमें सभी का योगदान हो। आंगनबाड़ी से आप लोग अवगत हैं
छोटे छोटे बच्चों के लिए विशेषकर पोषण के लिए कार्यक्रम आरंभ हुआ। जो हमारा एक बेहतर अर्धांश है उसको भी कुछ ज्ञान देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई। वह बेहतर अर्धांश जो शिक्षा व्यवस्था से दूर था ग्रामीण संदर्भों में। अब शायद ही कोई ऐसा परिवार हो, माता पिता हो, जो अपने बच्चों को पढ़ने की सुविधा न दे रहे हों, पढ़ने के लिए जागृत न कर रहे हों। इसलिए शिक्षा नीति सबके ऊपर चिंतन करता है। पहले इसकी विशेषता तो एक समग्र है, समग्रता इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। समग्रता और सर्व पहुँच, ये इसके दो फलक हैं। समग्र इस दृष्टि से कि व्यक्ति का हर तरह से विकास हो और जितना ज्ञान की विधाएं हैं सभी सूत्रबद्ध होकर एक से आगे बढ़कर लोगों का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें और अंततः मानवता का कल्याण करें। दूसरी विशेषता इसका एक्सेसिबिलिटी है। अब शिक्षा की पहुंच वहां तक हो जाएगी जहां तक अभी संभव नहीं थी। जो आजकल हम लोग ब्लेंडेड मोड से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, विशेषकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इसके माध्यम से हम सर्वत्र पहुंच सकते हैं। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो वैश्विक फलक पर महानायक हैं, वह निरंतर इसका ध्यान रखते हैं और उन्होंने शिक्षा नीति के बारे में विचार करते हुए कहा, पहली बार डिग्निटी ऑफ लेबर का विधान किया गया है, अर्थात खेत में काम करता हुआ किसान भी इस शिक्षा प्रणाली से जुड़ सकता है। यह इसकी विशेषता है। एफोर्डेबिलिटी, वहनीयता, कि अब हर व्यक्ति पढ़ सकता है, शिक्षा महंगी नहीं होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि शिक्षा और चिकित्सा तो राष्ट्र का दायित्व होना चाहिए, इसके ऊपर व्यक्ति का स्वयं का खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति राष्ट्र की निधि है और इस निधि पर सुविधाओं की निधि सुलभ हो जानी चाहिए और सुलभ करा देनी चाहिए। इसलिए वहनीयता विशेष रूप से इसके मूल में है और यह दोनों हो जाने से ही हम शिक्षा के माध्यम से जो हमारे लक्ष्य हैं उसे पूरा करेंगे। पहला लक्ष्य तो यही कि अभी जो नामांकन है विद्यालयी शिक्षा तक वो पर्याप्त नहीं है। 2030 तक इसे 100% करना है। उस शिक्षा में नामांकन अभी 26.3% है। 2035 तक इसे 50% करना है। अर्थात सभी को शिक्षा, उच्च शिक्षा का प्रबंध हो, सबकी वहाँ तक पहुँच हो, इसकी व्यवस्था इसमें की गई है। हम आप लोगों के बीच से ही आए हैं, इसलिए महाविद्यालयी शिक्षा पर भी बहुत बल है। क्रमशः महाविद्यालयों को स्वायत्त बनाना है। बहुभाषिक, बहुविषयक अध्ययन के रूप में, केंद्र के रूप में अध्ययन की व्यवस्था हो, यहाँ केंद्र के रूप में विकास हो और आने वाले दिनों में स्वतः डिग्री देने वाले संस्थान महाविद्यालय बने, उसकी व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई है। इसके लिए कुछ तैयारियों पर बल दिया गया है। धर्म, दर्शन, अध्यात्म, कला, साहित्य, वाणिज्य, विज्ञान, अनुसंधान सभी में प्रवीणता हो, इसके लिए शिक्षा नीति में विधान है। पहली बार शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट व्यवस्था की गई है, अर्थात यह केवल स्नातक स्तर पर है। स्नातक की परीक्षा जैसे आरंभ में किया गया है, प्राइमरी पाठशाला और माध्यमिक विद्यालयों को जोड़ करके 5+3+3+4 का विधान किया गया है, उसी तरह से हायर एजुकेशन में, क्योंकि हम आप सभी उसी से संबंधित हैं, 3 वर्ष और 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम होंगे और इसी पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था होगी, अर्थात विद्यार्थियों के सम्मुख विविध प्रकार के विषयों का विकल्प होगा अध्ययन के लिए। विज्ञान का विद्यार्थी संगीत पढ़ सकता है, इंजीनियरिंग का विद्यार्थी राजनीति पढ़ सकता है, राजनीति समाजशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी वनस्पति विज्ञान पढ़ सकते हैं, प्राणी विज्ञान पढ़ सकते हैं, म्यूजिक ले सकते हैं, मेटलर्जी पढ़ सकते हैं। ये सारे विषय रहेंगे। अब विषयों का समूह विद्यार्थी के सम्मुख नहीं होगा, विद्यार्थी को विषयों में से अपने रुचि का विषय लेना होगा। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में कोई विद्यार्थी चाहे तो 1 वर्ष शिक्षा पूरा करने के बाद वह सर्टिफिकेट कोर्स लेकर, सर्टिफिकेट डिग्री लेकर के उससे संबंधित जो आजीविका का अवसर है प्राप्त कर सकता है। फिर अगर उसके मन में आता है 2 साल बाद, 3 साल बाद कि इस आजीविका से बेहतर डिप्लोमा डिग्रीधारियों की आजीविका है,
तो आकर पुनः महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकता है। उसका जो क्रेडिट है पहले वर्ष का वह सुरक्षित रहेगा डीजी लॉकर में, या आप कह सकते हैं इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है एकेडमिक क्रेडिट बैंक की या एकेडमिक बैंक का क्रेडिट। तो उसमें उसके सारे क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे। 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी आए अगले वर्ष प्रवेश लेगा, ये सारे क्रेडिट जुड़ जाएंगे, फिर वो डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त कर सकता है। 2 साल पढ़ने के बाद फिर कोई नौकरी कर लिया, फिर लगता है 2-3 साल बाद नहीं, डिग्री उपाधि प्राप्त करने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी, डिग्री भी कर लेगा, अच्छी नौकरी पा जाएगा। तो इस तरह विषयों के विकल्प के साथ ही साथ अब प्रोफेशन का भी विकल्प होगा विद्यार्थी के सामने कि अपनी दक्षता, क्षमता, योग्यता, पात्रता, प्रशिक्षण के हिसाब से जो नौकरी करना चाहे वह कर सकता है और नौकरियां बदल सकता है। पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था की गई, लेकिन यह स्नातक स्तर पर ही है। स्नातक के बाद जिन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के और उच्चतर क्षेत्र में जाना है, अनुसंधान करना है, जो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम विद्यार्थी करेंगे उन्हें 2 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करना होगा। जो 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम करेंगे उन्हें 1 वर्ष का और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करना होगा और फिर उन्हें अनुसंधान के क्षेत्र में जाने का अवसर होगा। पहली बार इस शिक्षा व्यवस्था में अनुसंधान पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। हमारे यहाँ क्योंकि परंपरा भी है, इसमें हमारे यहाँ की परंपरा रही है जय जवान जय किसान की। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जोड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक शब्द और जुड़ा जय अनुसंधान। तो जय जवान से लेकर जय अनुसंधान तक की यात्रा, और यह दोनों आज आप लोगों को इस देश में दिखलाई दे रहा है, सीमा पर भी और शैक्षणिक संस्थानों में भी। तो इस तरह से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रमशः आगे बढ़ेगा। अब एमफिल कोर्स नहीं होगा, एमफिल की कोई डिग्री नहीं मिलेगी, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। लेकिन यह भी ध्यान रखा गया है कि जो शिक्षण संस्थान हैं गुणवत्तापरक बने, और गुणवत्तापरक शिक्षण संस्थान के लिए आवश्यक है कि उनके यहाँ गुणवत्तापरक शोध कार्य हो। गुणवत्तापरक शोध कार्य का आशय है तथ्य परक होना चाहिए, नूतन होना चाहिए, मौलिक, ग्राह्य होना चाहिए, उपादेय होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात समाजोपयोगी रचनात्मकता के साथ ही साथ यह अकाउंटेबिलिटी का भाव लिए होना चाहिए। पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कहता हूँ यह मेरा शोध कार्य मौलिक है और इसमें सर्वहित का विधान है। अर्थात पहले जो हमारी मान्यता रही फ्रॉम लैब टू लैंड रिसर्च के लिए, अब फिर वह मान्यता और ज़्यादा बढ़े, इसके प्रति आग्रह है शिक्षा नीति में कि जो भी अनुसंधान कार्य किए जाएं, जो भी शोध के कार्य किए जाएं, वह आधार पर दिखे और उसका लाभ सभी को मिले। यह व्यवस्था है पूरा प्राइमरी स्कूल से लेकर के और अनुसंधान के स्तर तक। इसमें उत्कृष्टता का विशेष ध्यान रखा गया है, गुणवत्तापरक शिक्षा, गुणवत्तापरक अनुसंधान, और यह भी ध्यान रखा गया है कि शिक्षा नीति होलिस्टिक हो, समग्र, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा। समग्रता से आशय 2 चीज़ें हैं। एक तो जितने भी विषय हैं केवल कानून और मेडिकल को छोड़कर उनके लिए स्वतंत्र निकाय होंगे, इंजीनियरिंग और जितने निकाय हैं सब एक में समाहित होंगे शिक्षण प्रणाली में। इसमें भारतीय चिंतन परंपरा के लिए विशेष स्थान होगा, भारतीय भाषाओं के लिए विशेष स्थान होगा, और विशेष करके श्रम की महत्ता का ध्यान रखा जाएगा। भारतीय चिंतन परंपरा जिसकी थोड़ी चर्चा करेंगे अभी आपसे, क्योंकि आपका विषय ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिस पर हमें ध्यान देना है। पहला कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से अभी तक हमारे विद्यार्थी जिनके पास लगता था कि इस देश में कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो उनके लिए उपयोगी हैं लेकिन नहीं हैं, विदेश जाना होता था, तो उन पाठ्यक्रमों को भी नई शिक्षा नीति में लाया गया है और उच्च स्तर की व्यवस्था दी गई है जिससे 2 लक्ष्य पूरे हों, स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया। कि जो विद्यार्थी अभी विदेश में पढ़ रहे थे और संक्रमण के दौर में कोविड-19 का जो संक्रमण हुआ दृश्य विषाणु का, उन्हें अपने देश वापस आना पड़ा, तो उनका क्रेडिट वहाँ से आकर यहाँ के विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे, वह क्रेडिट जुड़ जाएगा और उसी स्तर की शिक्षा अपने देश के विश्वविद्यालयों में मिलेगी। इस तरह से महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को बना देना है कि अब दुनिया के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आए, उच्च ज्ञान अर्जित करने के लिए। हमारे देश के विद्यार्थियों को बाहर न जाना पड़े।
और इससे दो चीज़ों का उपयोग इस देश में हो सकेगा, माइंड और मनी, जिसके प्रति माननीय शिक्षा मंत्री जी विशेष आग्रह करते हैं कि अगर हमारे शिक्षण संस्थान गुणवत्तापरक हो जाएंगे तो इस देश के युवाओं का माइंड, जो मेधा है, उसका उपयोग होगा और इस देश के संरक्षकों का जो विद्यार्थियों के ऊपर खर्च किया जाने वाला धन है वह इस देश की ही काम आएगा। तो इस पर विशेष बल दिया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। उनके मन में कमिटमेंट होना चाहिए शिक्षा के प्रति, उनके अंदर रचनात्मकता का भाव होना चाहिए कि हमेशा उन्हें सृजन करना है, क्योंकि शिक्षण संस्थान और शिक्षा का ध्येय एक ही है, सुधार, उद्धार, पुनरुद्धार, परिष्कार और इस तरह से उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना। ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और जितनी उपलब्धियां हैं उन सभी के क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व की क्षमता प्राप्त कर लेना, यह इसका भाव है। और इसके लिए ज़रूरी है कि यह भाव बच्चों के अंदर आए, कमिटमेंट हो और क्यूरियासिटी हो, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा विद्यार्थी का मूल लक्षण होता है, गुण होता है और उसकी अभिवृत्ति भी होती है। और यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, हम शिक्षकों के लिए भी है। जितनी अधिक जिज्ञासा उतनी अधिक ज्ञान की आशा पिपासा और उतनी अधिक ज्ञान की विधाओं की प्राप्ति। इस पर हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। फिर जो महाविद्यालय हैं जिन्हें आने वाले दिनों में बहुत उत्कृष्टता प्राप्त करना है, उन्हें कुछ तैयारियां करनी है। पहला इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस, दूसरा फैकल्टी रेडीनेस, तीसरा स्टूडेंट रेडीनेस और चौथा लाइब्रेरी रेडीनेस। यह महाविद्यालयों के लिए भी है, विश्वविद्यालयों के लिए भी है कि आपके पास आधारभूत संरचना उच्च कोटि की होनी चाहिए और आजकल स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लासरूम, ये सब होने चाहिए और सभी सुविधाएं जो एक शिक्षण संस्थान से अपेक्षित हैं। फैकल्टी रेडनेस का आशय है कि सभी शिक्षक अब बिल्कुल यूज टू हो जाए कंप्यूटर के प्रति, इस ई प्लेटफार्म के प्रति, डिजिटल प्लेटफार्म के प्रति। जो तमाम पोर्टल्स हैं यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के, उसके प्रति जानकारी हो, ताकि बहुत अच्छे कंटेंट वो स्वयं डेवलप करें और उसे अपलोड करें, विद्यार्थियों के काम आए। इसे फैकल्टी रेडनेस कहते हैं। स्टूडेंट्स रेडनेस के लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों में पढ़ने की लालसा हो और ये ध्यान हो कि परिवार की उनसे बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं, राष्ट्र की अपेक्षाएं हैं और यह सबको सोचना चाहिए, युवा वर्ग को, हम सभी को। समाज, राष्ट्र और परिवार ने हमें क्या दिया, हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। अब हम राष्ट्र को क्या दे रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हैं, परिवार को क्या दे रहे हैं, इस पर हमें विचार करना है और इसके लिए लगन के साथ हमें आगे बढ़ना है, संकल्पबद्ध होना है। और जब संकल्पबद्ध होंगे, उद्यमशीलता रहेगी, तो निश्चय ही लक्ष्य में हमें सफलता मिलेगी। इस शिक्षा नीति में इनोवेशन पर बहुत बल है, स्किल, रीस्किल, अप स्किल, इस पर बहुत ज़्यादा बल है। कौशल हम प्रदान करें विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को, युवा पीढ़ी को कुशल बना सकें, जिससे कि वह आने वाले दिनों में जीवन में हमेशा सफल रहें और जो भी लक्ष्य उनके हैं वो प्राप्त करें। इसलिए वो साक्षी भाव में ना रहें, क्या हो रहा है केवल ही ना देखें, क्या करना है इस भाव में आ जाएं। और इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत पहल करते रहते हैं कि अब जिज्ञासुओं को, युवाओं को कर्ता भाव में समर्पित होकर आना चाहिए, मिशन के साथ, पैशन के साथ। और यह शिक्षा नीति फ्यूचरिस्टिक है, भविष्योन्मुखी, टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी के समन्वय पर विशेष बल दिया गया है। मैन एंड मशीन के संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। वस्तुतः यह सर्वांगीण प्रगति और ज्ञान लोक की महाशक्ति बनने की दिशा में एक उपादेय, आवश्यक, सार्थक और नितांत महत्वपूर्ण नीति है और उसके माध्यम से अभ्युदय होना ही होना है। इसमें अनुसंधान के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का विधान है। अब जरूरी है कि हम अपने अपने संस्थान में एक रणनीति बनाएं, समय का ध्यान रखें, जिसे टाइमलाइन कहते हैं, एक रोड मैप बना लें, किस तरह किस माध्यम से आगे बढ़ना है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, इसका भी प्रयोग करना है। इस शिक्षा नीति में भारतीय परंपरा पर बहुत ज़्यादा बल है। तो कुछ सूत्र थे जो इस शिक्षा नीति के हैं, लेकिन असली बात इसमें परंपरा से जुड़ने की है। जो भारतीय परंपरा के मानक रहे हैं, उनका विधिवत समावेश पहली बार शिक्षा नीति में किया गया है। एक तो आरंभिक शिक्षा ही मातृभाषा में होगी। हमारा जो चिंतन है वो वस्तुतः मातृभाषा में ही होगा। स्वातंत्र आंदोलन में बहुधा
गांधी जी का आग्रह होता था स्वभाषा, स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज। तो इसमें जो स्वभाषा है, स्वदेशी है, इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। हमारे यहाँ अध्ययन अध्यापन की 3 परंपराएं थीं। सबसे पहला विश्वविद्यालय भी इसी देश में हुआ, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, 3 मान्यताएं। नालंदा में शास्त्र ज्ञान, तक्षशिला में शास्त्र ज्ञान और शस्त्र ज्ञान, और विक्रमशिला में शिल्प ज्ञान, अलग अलग विधाओं के विश्वविद्यालय थे। शिल्प अर्थात अभियांत्रिकी, पेंटिंग, भेषज, जितना भी शिल्प है सबका अध्ययन विक्रमशिला में होता था। और जितने भी शास्त्र हैं, वैदिक, औपनिषदिक, सांख्यिकीय, स्मृति, पौराणिक, सबका विधान नालंदा में था। और तक्षशिला में भी यही। और सबसे जो महत्वपूर्ण महानतम शिक्षक जिन्होंने राष्ट्र निर्माण किया और सबसे अच्छी राष्ट्र नीति, गृह नीति, सुरक्षा नीति, अर्थ नीति दिया अर्थशास्त्र के माध्यम से, चाणक्य, वह तक्षशिला के ही विद्यार्थी थे। बाद में नालंदा में भी आचार्य होकर आए। उनका कई नाम है, आप लोगों में से जो इतिहास पढ़ते पढ़ाते हैं सभी जानते हैं, जो भारतीय परंपरा के हैं। चाणक्य, कौटिल्य और भी बहुत चंचरी, कहीं कहीं उनको बादशाह के रूप में भी, कहीं कहीं मल्लनाथ के रूप में भी उन्हें घोषित किया जाता है। इसमें यह विश्वविद्यालयी परंपराओं का विधिवत विधान है। और जो भारतीय चिंतन धारा है 3 प्रमुख रूप से, कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमारे शास्त्रों में, विशेषकर विष्णु पुराण में, सा विद्या या विमुक्तय, विद्या वह है जो हमें वर्जनाओं से मुक्त कर दे, संकीर्णताओं से मुक्त कर दे, अभाव से मुक्त कर दे। इसका इस शिक्षा नीति में विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे यहाँ की यह परंपरा है कि हम दुनिया को एक परिवार मानते हैं, इसीलिए शिक्षा नीति में मनुष्य से मनुष्यता तक अर्थात वैश्विक मानवता तक पहुँच है। इस शिक्षा नीति में हमारी नीति क्या कहती है, हमारी परंपरा क्या कहती है। महोपनिषद में अयम निजः परोवेति गणना लौचेत साम उदार चेता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है, यह दूसरे का है। संकीर्ण मति वाले लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन उदार चरित्र के लोगों के लिए पूरी धरा ही एक परिवार है। भारतीय समाज और पश्चिमी समाज में एक मौलिक अंतर है। पश्चिमी समाज विश्व को बाजार मानता है और भारतीय समाज विश्व को परिवार मानता है। यह हमारी दृष्टि है। और इस शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी बल दिया गया है कि हर व्यक्ति के पास कुछ हुनर हो और उसे आजीविका का संकट कभी ना दिखलाई दे, पर्याप्त अवसर हो। इसके लिए विदुर नीति, आप लोगों ने विदुर का नाम अवश्य सुना होगा, आप उसका बहुधा उदाहरण भी देते होंगे। उसके ऊपर विशेष ध्यान है। विदुर से पूछा धृतराष्ट्र ने कि विदुर को महात्मा कहा जाता था। तो विदुर, हमारे पास सब कुछ है, 100 पुत्र हैं, बड़ा साम्राज्य है, बहुत अधिक वैभव है, सुविधाओं की बहुलता, कोई अभाव नहीं है, फिर भी सुख नहीं है। सुख के उपाय बताओ। विदुर ने जो 6 उपाय बताए उसका आखिरी इस नई शिक्षा नीति से संबंध रखता है। उन्होंने कहा अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या। छठा है कि विद्या अर्थ करी होनी चाहिए, अर्थात विद्या आजीविका का साधन भी बने। और आजीविका का साधन तो वोकेशनल स्टडीज से ही, प्रोफेशनल कोर्सेज से ही मिलता है। और सभी दक्षता, जिस क्षेत्र में भी आप हों, अगर दक्ष हों तो आजीविका के साधन आपके लिए सुलभ रहेंगे। ये सारी बातें हमारी शिक्षा नीति में समाहित है। इस शिक्षा नीति में और जो भारतीय परंपराएं हैं उनके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया गया है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति को वेद, तंत्र और योग की त्रिवेणी कहते हैं और इसमें भाव, राग और ताल का विधिवत स्पंदन होता है। इसका भी इसमें ध्यान रखा गया। मानवता, बंधुता और संवेदना का संदेश हमारी विचारधारा से, हमारी परंपरा से निश्चित होता है। 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी विचारधारा में जो इस शिक्षा नीति में समाहित है। एक है लैंगिक समानता और दूसरा है प्रकृति बंधन। इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो वंचित वर्ग है, महिलाएं हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। जो शिक्षण संस्थानों में नामांकन है उसमें भी विशेष स्थान इनके लिए होगा ताकि पूरा उन्नयन हो समाज का। हम तो अर्धनारीश्वर के देश के हैं, सभी का
अभ्युदय हो इसका विधान किया गया है। अपने यहाँ हमारी संस्कृति में जो लैंगिक समानता है, महत्ता है, उसमें नारी की वंदना भी है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। यह मान्यता इस शिक्षा नीति में झलकती है। और प्रकृति बंधन है कि अब हमें परिवेश का ध्यान रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करनी है, लेकिन विज्ञान और प्रकृति का टकराव नहीं होना। आज हम इस कोरोना काल में अगर किसी क्षेत्र में सबसे कम प्रभावित हुए हैं इस विषाणु से, तो वह प्रकृति संपन्न अंचल है। जहाँ मनुष्य प्रकृति के ज़्यादा समीप है, वहाँ इस विषाणु की न्यूनतम पहुँच है। जहाँ वनौषधियाँ पर्याप्त हैं, वहाँ इस विषाणु का प्रभाव ही नहीं है। इसलिए अब ये विचार करने की बात है कि हम प्रकृति का पूर्णतः जिस तरह पूर्ववत करते रहे हैं, पूर्व में बंधन अब करें। हमारे यहाँ शांति मंत्र में भी ओम वनस्पतिः शांति की बात की गई है। हर घर तुलसी का विधान है। जहाँ तुलसी वहाँ मन हुलसी, ऐसी बात कही जाती है। जहाँ तुलसी का निवास है वहाँ मन में उल्लास है और ज्ञान का प्रकाश है, मेधा का प्रकाश है। ये हमारे यहाँ की मान्यता है। अब हमें पुनः प्रकृति का भी बंधन करना है हमारी शिक्षा नीति में। इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। हमारी परंपरा में भूगोल से नृतत्व शास्त्र तक बढ़ने का विधान है। ज्योतिष से जीव विज्ञान के अध्ययन का विधान है। विज्ञान से अनुसंधान का हम अध्ययन करें और अनुसंधान के माध्यम से बहुत कुछ समाज, राष्ट्र और दुनिया को दे सकें, इसका विधान है। इतिहास, भाषा, शास्त्र सबके लिए व्यवस्था है। इसीलिए वैदिक परंपरा से लेकर सांगीतिक परंपरा तक, आगे फिर अर्थशास्त्र की परंपरा रही है, जिसमें हमारी चिंतन धारा निरंतर प्रवाहित होती रही है। मूल भाव हमारे यहाँ की चिंतन धारा का है, वह यह है कि हम सभी दिशाओं से ज्ञान प्राप्त करें। आप जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, उसका ध्येय वाक्य यानो भद्रा कर्तव्यो यन्तु विश्वतः, हम सभी दिशाओं से शुभ विचार ग्रहण करें। वह इस शिक्षा नीति में है कि दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय 100 के आसपास, 100 की ही संख्या उसमें अंकित है, हमारे देश में अपनी शाखा खोल सकते हैं। हमारे देश के प्रमुख विश्वविद्यालय दुनिया के अन्य स्थानों पर अपनी शाखा खोल सकते हैं। इसलिए ज्ञान का विस्तार होगा, चिंतन धारा, दर्शन का प्रवाह होगा, वह इस शिक्षा नीति में है। और अंत में जो हमारी परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, उसकी पूर्ण व्यवस्था हमारी शिक्षा नीति में है। इसलिए हमारी परंपरा यत्र तत्र सर्वत्र इस शिक्षा नीति में ध्वनित हो रही है। आइए हम सभी उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित हैं, संकल्प लें कि भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न और ज्ञान लोक की महानतम शक्ति बनाने में अपना योगदान करेंगे। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।